नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं लवकुश पांडे। लोकसभा चुनाव अपने मध्यम स्तर पर पहुंच चुका है क्योंकि नामांकन भरे जा चुके हैं। नामांकन के बाद अब अलॉटमेंट की प्रक्रिया एवं सिंबल की प्रक्रिया चालू हो गई है। उसके बाद प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारियों पर लग चुके हैं। मुख्य दलों के साथ साथ अन्य दल भी प्रवेश इस बार के लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं। हमारे साथ रंजन गुप्ता जी हैं जो कि एक अन्य दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वो किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस बीएसपी जैसी मजबूत पार्टी और उनका संगठन होने के बावजूद उनके क्या प्रयास हैं इस क्षेत्र के लिए और वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला सवाल था कि किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। रीवा जिले में अभी इस विधानसभा से पहले राष्ट्रवादी भारत पार्टी नाम की पार्टी बनी हुई है। उसी की पार्टी से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। आज रीवा जिले के सम्मानीय मतदाताओं के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दिया है। जनार्दन मिश्रा जी में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि जिससे उनको तीसरी बार टिकट दिया जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह चल रहा है और तानाशाह का जो यस मैन होगा उसी को टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी में, और उसी का नतीजा है कि जनार्दन मिश्रा जी को तीसरी बार टिकट दिया गया। 10 साल से जनार्दन मिश्रा जी सांसद थे, लेकिन इन 10 सालों में भारत सरकार की एक योजना थी कि जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र के गाँवों को गोद लेंगे। आप उन गाँवों को देख लीजिए जिस गाँव को सांसद जी ने गोद लिया था। आज उनका ये हाल है कि वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इन 10 सालों में सांसद जी जनता से दूर थे और ठेकेदारों से घिरे रह गए। जनता से मिलना दूर है और कभी कभार कुछ ऐसे बोलते हैं, बड़बोले बोलते हैं, उटपटांग बोलते हैं कि वो हाईलाइट में हो जाए। कभी आप देखेंगे नाला साफ करते हैं, कभी लैट्रिन साफ करने चले जाते हैं। मैं सांसद जी से और जनता यही कहती है सांसद जी को कि साहब, इसके लिए तो मैं 500 का एक वर्कर भी रखूँगा। आपका काम है कि हम लोग की लड़ाई लड़ना। अगर नाला नहीं बना है तो उसके लिए आप प्रयास करें। लैट्रिन गंदी है तो आप ये देखें कि ये गंदी क्यों रह गई है। स्कूल कॉलेजों में ये गंदे क्यों है, हॉस्पिटल में ये गंदे क्यों रह गए हैं। जो सफाई कर्मी नियुक्त है या वहाँ के जो डीन है उन्होंने इसकी सफाई क्यों नहीं करवाई है। ये सांसद का ये काम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर उनके पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक नाराज बैठा हुआ है और कोई उनको वोट नहीं देना चाहता है। दूसरी ओर हमारे कांग्रेस पार्टी से है नीलम अभय मिश्रा जी। नीलम अभय मिश्रा जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वोट उनको करना चाहिए। मैं रीवा की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का ये भरोसा नहीं है कि वो कब कांग्रेस में रहेगा, कब भाजपा में जाएगा या कब कहीं और किसी के साथ खड़ा रहेगा। आज नीलम अभय मिश्रा जी को मौका मिल जाए तो बीच चुनाव छोड़ करके कोई बढ़िया ऑफर आ जाए। चुनाव छोड़ करके वो अगर वो भाजपा में ना शामिल हो जाए तो आप बताइएगा। रही बात बीएसपी की आती है, बीएसपी ने भी अपने किसी मूल कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, बाहर से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया है। और ऐसे में तीनों दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता नाराज है और जनता के सामने भी विकट स्थिति है कि आखिर वो वोट किसे करें। हम लोग सब लोग भी बैठ के निर्णय लिया कि अगर जनता की लड़ाई लड़नी है, इस रीवा शहर के अंदर उन संघर्षशील लोगों का वजूद बचाना है, सही राजनीति को सही दिशा में ले जाना है, स्वच्छ राजनीति करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को मैदान में उतरना पड़ेगा। और लोगों के जब सहयोग हुआ, लोगों के साथ बैठा कोई, तो उन्होंने कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम आपको सहयोग करेंगे। इस रीवा के अंदर रीवा जिले ने हमेशा इतिहास रचा है। लगभग 4 लाख मतदाता ऐसे हैं जो भाजपा कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं देना चाहते। और रीवा में हो सकता है शायद इस बार भी इतिहास रच दिया जाए। जनता भाजपा कांग्रेस दोनों को वोट नहीं देना चाहती है। बसपा में भी बाहर का कार्यकर्ता आ गया है प्रत्याशी बन करके। ऐसे में हो सकता है कि जनता का रुझान संघर्षशील नौजवान हम जैसे लोगों के साथ हो जाए और हम लोग यहाँ पे कुछ परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकें। इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। ये तो आपने बताया प्रत्याशियों के बारे में और परिवर्तन का। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि क्या
शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 जो अहम मुद्दे हैं, आपको तो पता है कि इन पर किन पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए, क्या फिसड्डी है? आपको क्या लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर आप कुछ अलग स्ट्रेटजी लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, जनता इस रीवा जिले में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही, जिसमें कुछ समय के लिए कांग्रेस सरकार रही और फिर भाजपा की सरकार ये यहाँ पे है। इस पूरे कार्यकाल में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। नौजवान युवक आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। रही बात शिक्षा की, आप उठा करके देख लीजिए, ना तो कोई नवीन कन्या महाविद्यालय का इस पूरे जिले के अंदर निर्माण किया गया, न नवीन विद्यालय कन्या विद्यालय का निर्माण किया गया। और यहाँ तक कि आज आप हॉस्पिटल और मरीजों की स्वास्थ्य विभाग की आप देख लें तो यहाँ से जितनी भी बसें चाहे नागपुर जाती हो चाहे ट्रेन नागपुर जाती हो, संजय गांधी का हॉस्पिटल का ये हाल है कि अगर आपने वहाँ पर्ची कटा करके भर्ती हो गए हैं तो आप जब तक सिफारिश नहीं करवाएंगे सांसद और मंत्री की, तब तक आपका इलाज होना नहीं है। और नागपुर जाने वाली ट्रेनों को आप देख लीजिए, 90% मरीज नागपुर की ट्रेनों में रहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए भी, डिप्टी सीएम के रहते हुए भी ये हाल है कि आज मरीज बाहर जाके इलाज करवाने को मजबूर है। जिले के हालात आप देख लीजिए, जिले के अंदर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र किसी भी जनपद में आप चले जाइए, किसी भी विधानसभा के उसमें उठा के देख लीजिए, डॉक्टर वहाँ पे आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब चुनावी सरगर्मी तेज होती है तो कुछ महीनों के लिए डॉक्टर आ जाते हैं, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन जाते हैं, 5 दिन छुट्टी मारते हैं और मरीज परेशान होता रहता है। तो हमारी प्राथमिकता तो हमेशा से ही जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए रही है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापारी वर्ग से सीधे ताल्लुकात रखते हैं। व्यापारी वर्गों का क्या है कि वोट कभी दिखता नहीं, या फिर तो उनको सिमुलाइजेशन कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, या फिर उनके हित की बात रखी जाती है या नहीं रखी जाती, क्योंकि लोकसभा में क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो ये सिर्फ शहरी क्षेत्र का नहीं, अलग क्षेत्रों में भी अगर आप देखेंगे तो क्या इस प्रकार से आप देखते हैं कि व्यापारी वर्ग ठगा है या व्यापारी वर्ग को समुचित विकास मिल रहा है? देखिए, आपकी बात अगर सीधे सीधे कहें तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस ज़िले में व्यापारी वर्ग का वजूद क्या है। ईमानदारी की बात ये होगी, आज इस रीवा ज़िले में व्यापारी वर्ग जो है, न तो वो राजनीतिक रूप से मजबूत है, न वो सामाजिक रूप से मजबूत है, और उसी का नतीजा है कि कोई भी राजनीतिक दल आज उसे टिकट नहीं देता है। राजनीतिक दलों में हमारे लोग कहीं पे भी, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, हाशिए पे हमेशा रहते हैं। टिकट के लिए मारामारी करते हैं, टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई भी दल उनको टिकट नहीं देता है। एक रीवा ज़िले में, रीवा ज़िले का पूरे मध्य प्रदेश और पूरे विंध्य में कहावत बहुत प्रचलित है कि नींबू, आमा और बनिया, उनको जितना निचोड़ा जाता है ये उतना ही रस देते हैं। और ये कहानी और ये जो कहावत है, माफ़ कीजिए कहानी बोल रहा हूँ, ये जो कहावत है ये बिल्कुल सही, लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बनिया, माफ़ कीजिएगा बनिया भी बोल रहा हूँ, जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापारी है वो उसने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। उसने हमेशा राष्ट्रवाद की बात की, उसने हमेशा भी देश हित की बात की, और इस देश को चलाने में सबसे ज़्यादा जो टैक्स का योगदान होता है वो आज व्यापारी वर्ग ही दे रहा है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से उसको निचोड़ा गया है, आज वो निचोड़ते निचोड़ते इतना निचोड़ गया है कि अंदर का बीज बाहर आ गया है। अब उस बीज के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, और उनकी उस वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए, और सिर्फ उन्हीं की वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं व्यापारी थी। चाहे रामनाथ कुशवाहा जी हों, इनको कोई टिकट देने वाला नहीं है, चाहे राम गरीबपुर जी हों, लोकसभा से वो कभी टिकट नहीं पा सकते हैं, चाहे हमारे दीनानाथ कुशवाहा जी हों, चाहे हमारे बद्री सोंधिया जी हों, चाहे हमारे रमेश यादव जी हों, ऐसे कई साथी हैं जिनको कभी टिकट नहीं दिया जाता है, चाहे हमारे निरंजन शर्मा जी भी हों, चाहे हमारे रमेश शर्मा जी भी हों, जो संघर्षशील लोग हैं। वहाँ पर रीवा के अंदर ठेकेदारी के उसमें उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। इनके वजूद को जिंदा रखने के लिए, इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। और रही व्यापारी वर्ग की बात जो आप कह रहे हैं, आज जो बीज मैं बोने जा रहा हूँ इस लोकसभा में, राष्ट्रवादी पार्टी से एक तरह से देखा जाए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं उतर रहा हूँ, और जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो आने वाले समय में जो बीज अंकुरित होगा, तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में आज मेरी जो मेहनत रंग लाएगी। मैं बीज बो रहा हूँ,
उसका नतीजा निकलेगा कि आज के बाद हर दल हमारे आगे झुकेगा, वो हमें टिकट भी देगा, हमारे लिए कालीन भी बिछाएगा, रास्ते भी खोलेगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पदाधिकारी और महत्वपूर्ण पदों पर बैठाएगा। ये तो बात हो गई कि विशेष रूप से व्यापारी वर्ग को भी ध्यान दिया जाएगा। रंजन जी का साफ कहना है कि जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, मेरे द्वारा पूरा ध्यान दिया जाएगा व्यापारी वर्ग के लिए। क्षेत्र के लिए कौन सी 3 प्राथमिकताएं होती हैं यदि जनता आपको चयनित करती है सांसद के रूप में? देखिए, मैंने पूर्व के भी चुनाव में, इससे पहले भी मेरी मिसेज चुनाव लड़ी, उससे पहले भी मैं चुनाव लड़ा था एक बार। मेरी प्राथमिकता पहले भी, आज से 10 साल 20 साल से मेरी प्राथमिकता सबसे पहले है कि मैं सबसे पहले इस रीवा लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाना और कन्या महाविद्यालय के साथ साथ विद्यालय का निर्माण करवाना मेरी प्राथमिकता है। दूसरी चीज़, उसी मैंने शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, लोकसभा क्षेत्र के हर जनपद क्षेत्र में आज आप देख रहे हो कि ई लाइब्रेरी का प्रचलन बहुत तेज़ी से, और हमारे ग्रामीण के नवयुवक पढ़ने के लिए शहर आते हैं। मैं उनके लिए, अगर मैं जो मेरी प्राथमिकताएँ हैं, हर जनपद क्षेत्र में एक ई लाइब्रेरी का निर्माण करवा करके 100 लैपटॉप के साथ वहाँ पे दूंगा, ताकि वो ग्रामीण के बच्चे कहीं भटके नहीं, शहर नहीं आना पड़े अपना सब कुछ गंवा करके, अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें और अपना भविष्य का निर्माण करें। विशेष रूप से शिक्षा पर महत्व दिया जाएगा, रोजगार पर महत्व दिया जाएगा और हर प्रकार से प्रयास किया जाएगा कि जनता का विकास हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।